हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग पहचानने का तरीका क्या होता है, यानी कि किसी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा से सीखना चाहते हैं कि उपसर्ग कैसे पहचानें, तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम सबसे पहले इस वीडियो में उपसर्ग की परिभाषा सीखेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होता है। उसके बाद से हम जो भी उपसर्ग होता है, यानी कि जो भी एग्जाम की दृष्टि से हम इस वीडियो में लाए हैं कि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में कौन कौन से उपसर्ग से आपको शब्द बनते हैं, कौन कौन से उपसर्ग से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हम कोशिश किए हैं कि वही उपसर्ग इसमें हम उसी के बारे में बताएं और उससे बनने वाले शब्दों के बारे में बताएं। और दोस्तों, सबसे पहले हम उपसर्ग सीखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर या आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, यानी उसका अर्थ ही बदल देता है। ठीक है, एक बात आपको बता दें कि उपसर्ग जो होता है यह शब्द के हमेशा पहले लगता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि उपसर्ग जो होता है वो खुद दो वर्ड से मिलकर बना होता है। उप जो होता है एक और एक सर्ग होता है, यानी उपसर्ग का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस सर्ग, यानी ये खुद दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें उप का मतलब होता है समीप या फिर पास। उप का मतलब क्या होता है दोस्तों? समीप या फिर पास या फिर निकट होता है। और यहाँ पर सर्ग का क्या मतलब होता है? सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, बनाना। ठीक है, अगर हम टोटल उपसर्ग का अर्थ समझे तो उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर एक दूसरा नया अर्थ बनाना या फिर नया अर्थ वाला शब्द को बनाना। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है दोस्तों, हार। हार का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, हारना। ठीक है, पराजित होना। अगर इसमें हम एक प्रत्यय एक उपसर्ग जोड़ देते हैं, प्र उपसर्ग को अगर जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द हमें देखने को मिलता है, क्या? प्रहार, यानी इसका पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। ठीक है, हार जो था उसमें हम प्र उपसर्ग को जोड़ दिए तो इसका पूरा अर्थ चेंज हो गया, प्रहार हो गया। प्रहार का मतलब जो होता है वो होता है मारना। ठीक है, यानी इसका पूरा अर्थ पूरा तरह से चेंज हो गया। ठीक है, तो ये रहा उपसर्ग और इसका परिभाषा। अब हम लोग जितने भी इसमें उपसर्ग हैं दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इस उपसर्ग से बनते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और एक बार एग्जाम में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिया हूँ, सबसे पहले उपसर्ग दे दिया हूँ, फिर उसका अर्थ भी बताया हूँ कि इस उपसर्ग का मतलब क्या होता है और उससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो अति उपसर्ग है, इससे प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या फिर उस पार होता है। ठीक है, इससे शब्द जो होते हैं बनने वाले, अति काल, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार। दोस्तों इसमें है अति प्लस अंत हो जाएगा, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अति प्लस अंत हो जाएगा, यानी इसमें भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्याचार में भी अति उपसर्ग लगा हुआ है, अति प्लस आचार होता है अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो। ठीक है, एक बात दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि उपसर्ग का तो अर्थ होता ही है, साथ में उपसर्ग के साथ जो शब्द जुड़ा होता है, यानी अगर हम अति उपसर्ग को हटा दें तो भी इसमें काल जो है इसका भी कुछ अर्थ होता है, काल का। ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उपसर्ग के साथ साथ जो आगे वाला शब्द बच रहा है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे अति उपसर्ग इसमें से हटा देंगे तो क्या होगा? रिक्त। रिक्त मतलब खाली होता है। ठीक है, इसमें से अति हटा देंगे तो अंत बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि आगे वाला जो शब्द है उसका कुछ अर्थ बनना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अधि उपसर्ग से। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर ऊपर, इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे अधिकरण, यानी अधि और करण। ठीक है, अधि उपसर्ग लगा हुआ है, अधिकार। ठीक है, कार मतलब अधि हटा देंगे उपसर्ग तो कार हो जाएगा। ठीक है, अधिराज, अध्यक्ष, इसमें भी अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अधि प्लस अक्ष होगा। ठीक है, अनु का हो जाएगा। अनु का अर्थ होता है दोस्तों क्रम या फिर पश्चात या फिर समानता। ठीक है, तो इसमें और इसका अगर शब्द देखते हैं दोस्तों तो हो जाएगा अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुरूप, यानी इसमें देख सकते हैं अनु उपसर्ग को अगर हटा देते हैं तो शासन बचेगा, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। इसमें से भी हटा देंगे तो करण, इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अनु हटा देंगे इसमें से वाद, इसका भी कुछ अर्थ होता है। अनु हटा देंगे इसका भी कुछ अर्थ होता है, यानी दोनों का अर्थ हमें देखना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अव है। अव का अर्थ होता है हीनता,
अनादर या फिर पतन। ठीक है, तो इससे बनने वाला शब्द है अवगत। क्या है? अवगत। जैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर अव में आप लोग कुछ अलग जोड़ते हैं, जैसे कि अवनी जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर नी जोड़ देते हैं अवनी हो जाएगा। तो क्या हम अव अगर हटा देते हैं, अवनी में से अव हटा देते हैं, तो नी का कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, यानी वो शब्द नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये शब्द होगा, जैसे अवगत, अव हटा देंगे तो गत का भी कुछ अर्थ हो रहा है, अव हटा देंगे तो लोकन का भी कुछ ना कुछ अर्थ हो रहा है, अव हटाएंगे तो नत। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगला जो उपसर्ग है दोस्तों आ है। आ का अर्थ होता है सीमा या फिर ओर या फिर समेत। इससे बनने वाले शब्द हैं आगमन, आकाश, आकर्षण, आजन्म। ठीक है दोस्तों उप। ठीक है, अगला जो है उप, इससे भी और इससे भी। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। उप का अर्थ होता है निकटता या फिर सदृश, समान जो होता है। ठीक है, सहायक। इससे बनने वाले शब्द है उपकार, उपनिवेश, उपदेश, उपमंत्री। ठीक है, अगला है दूर। अगला क्या है दोस्तों? दूर। इसका अर्थ होगा बुरा या फिर कठिन। इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे दोस्तों दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्जन, दुर्लभ, दुराचार। इसमें जो है ना दोस्तों दुर्जन में यहाँ पर है, पहले पढ़ने में क्या आ रहा है? दुर्जन। ठीक है, यानी कि दुर उपसर्ग जो है इसमें है। इसमें भी दुर्दशा। ठीक है, तो इसमें भी दुर उपसर्ग है। दुर्लभ। ठीक है, बोल के देखिए दुर्लभ, यानी दुर उपसर्ग इसमें है। दुराचार, इसमें भी दूर है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों वो है नी उपसर्ग। इसका अर्थ होता है भीतर या फिर नीचे होता है। तो इसका इससे बनने वाले शब्द होंगे निदर्शन। क्या होंगे? निदर्शन, निकृष्ट। नी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? दर्शन, कुछ ना कुछ अर्थ हो रहा है। निकृष्ट, नियुक्त, निवास, निवारण। ठीक है, अगला देखते हैं निर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं, जिसका अर्थ होता है बाहर या फिर निषेध या फिर रहित। ठीक है, तो अगर इससे बनने वाले शब्दों को देखें तो निराकरण होगा, निर्भय होगा, निर्भय। देखिए निर्भय इसमें छिपा है ना, निर उपसर्ग। ठीक है, निर्भय, निरपराध, निर्वाह। ठीक है, अगला जो है दोस्तों परा और परि, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर, नाश। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे पराजय, पराक्रम, पराभूत, पराभाव। ठीक है, यानी अगर हम उपसर्ग को हटा देते हैं तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। ठीक है, अगले देखते हैं दोस्तों परि है। परि, परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर। ठीक है, अब इससे बनने वाला शब्द देखते हैं परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिपूर्ण। ठीक है, अब प्रति उपसर्ग जो है इससे देखते हैं प्रति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। ये भी जो होता है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। विरोध, बराबरी, प्रत्येक, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो प्रति से बनने वाले शब्द प्रतिध्वनि हो जाएंगे। ठीक है, प्रति को हटाओगे ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, प्रति उपसर्ग को हटाओगे तो प्रत्येक, ये इसमें भी प्रति उपसर्ग छुपा हुआ है, प्रति प्लस एक होता है। ठीक है, तो इसमें भी प्रत्येक में भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यक्ष, इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिकार। ठीक है, अगला जो है सम है दोस्तों। सम का अर्थ होता है पूर्णता या फिर संयोग होता है। बनने वाले इससे शब्द हो जाएंगे संग्रह, संयोग हो जाएगा, संग्रह। इसमें भी सम उपसर्ग लगा है, ध्यान दीजिएगा। संग्रह में, संयोग में, सम्मेलन में भी सम लगा है, संग्राम में भी, सम्मुख में भी। ठीक है, अगला है दोस्तों जो वो है अ या फिर अन उपसर्ग। अ या फिर अन उपसर्ग, जिसका अर्थ मतलब निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, अ या अन का। जैसे अमोल, अथाह, अनमोल, अनजान। ठीक है, अगला है दोस्तों ना, जिसका अर्थ होता है अभाव। ठीक है, तो इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे नापसंद, नामुमकिन, पहले ना लगा, ना उपसर्ग लगा होगा। ठीक है, नाराज, नालायक, नादान। ठीक है, ये ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अब देखिए बे मतलब क्या होता है? बिना। जैसे कि बेईमान यानी बिना ईमान के, बेवकूफ़, बेरहम, बिना रहम के, बिना इज्जत के, बेइज्जत। यानी क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या हो जाएंगे? ये सब बेईमान, बेवकूफ़, बेरहम। अगर बे उपसर्ग को हटा देते हैं तो इसका भी अर्थ हो रहा है, बे का तो अर्थ बिना दिया ही है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। और अध, इसका अर्थ होता है आधे के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, अध का। तो अगर इसका देखें
तो इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे अधजला, अधपका, अधमरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा से समझ में आया होगा और ये मेरा छोटा सा कोशिश आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप समझ गए हैं तो ये परिवर्तन, दुर्गम और उपवन, ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से उपसर्ग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।